नमस्कार साथियों, मेट्रोलॉजी के न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं वेदर कोडिंग एंड डिकोडिंग। मेट्रोलॉजी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 वेदर कोडिंग एंड डिकोडिंग पे रहता है और यह क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। मेट्रोलॉजी का पेपर टोटल 2 घंटा का होता है और आपको 5 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 रहता है वेदर कोडिंग एंड डिकोडिंग पर, क्वेश्चन नंबर 2 रहता है बिन ट्रायंगल पर, और आपको मान के चलना है दोनों क्वेश्चन कंपलसरी है। बाकी जो क्वेश्चन बच जाएगा उसमें से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। और पेपर होता है टोटल 2 घंटा का, 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन पर लगभग 24 मिनट का समय है। तो 24 मिनट में से 4 मिनट को आप हटा दीजिए, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन पर आप 20 मिनट का समय दीजिएगा। और लास्ट में जो टाइम बचेगा उस टाइम में जो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत करेक्शन करना हो या कुछ सजावट करना हो वह आप करिएगा। एक क्वेश्चन पर 20 मिनट से ज्यादा नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि वेदर कोडिंग डिकोडिंग में बहुत टाइम लग गया, 45 मिनट लग गया, 50 मिनट लग गया। तो यह उन्हीं का होता है जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन प्रैक्टिस नहीं किए हैं। जब आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा और एग्जाम में सोचिएगा कि डायरेक्ट हम बनाएं तो आपको 45 से 50 मिनट लगेगा। तो आप घर पे 8-10 क्वेश्चन को कम से कम सॉल्व कर लीजिएगा। एक दिन में 2 से 3 क्वेश्चन, उसके बाद एक दिन का इंटरवल, 1 या 2 दिन छोड़ दीजिए, फिर 2-3 क्वेश्चन बनाइए, फिर 1 से 2 दिन का इंटरवल लीजिए, फिर 2-3 क्वेश्चन बनाइए, फिर 1 से 2 दिन का इंटरवल लीजिए और फिर 2 से 3 क्वेश्चन बनाइए। वेदर कोड का लगभग 30% ग्रुप आपको याद हो जाएगा। जब आप 8-10 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो वेदर कोड का 30-40% ग्रुप आपको याद हो जाएगा। और इससे फायदा यह होता है कि एग्जाम में टाइम कम लगता है। तो जब बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो वेदर कोड का टेबल बार बार देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका मुंह पर रहेगा इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, कुछ ही टेबल को बार बार देखने का जरूरत पड़ेगा। इसलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और वेदर कोड में टारगेट कीजिएगा कि कम से कम 18 नंबर जरूर लाएं। टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, 5 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन 20 नंबर का, तो 20 में से 18 नंबर जरूर आना चाहिए। वेदर कोड में 1-2 ग्रुप ही ऐसा है जिसमें आपसे गलती हो सकता है, बाकी सारा ग्रुप काफी इजी है। तो यदि 1-2 गलती होगा तो फिर भी 3 से 4 नंबर जाएगा। तो 3 से 4 नंबर भी जाता है फिर भी आपका कम से कम 16 नंबर मिल जाएगा। और अभी हम आपको काफी अच्छा से समझा देंगे, इससे जो ग्रुप में गलती होने का संभावना रहता है वह काफी कम हो जाएगा। वेदर कोड में सिर्फ समझना है, यदि आप अच्छा से समझ गए फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वेदर के बारे में समझेंगे। पहले हम वेदर के बारे में समझेंगे, उसके बाद इस वेदर को कोड और डिकोड करना समझेंगे, क्योंकि थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको मालूम होना चाहिए। नहीं तो बहुत लोग समझते हैं कि यह क्या पढ़ना है, यह तो बिना मतलब वाला पढ़ाई है, हमको कोई जरूरत नहीं है, आजकल सैटेलाइट है, दिस है, दैट है। तो जब हम इंट्रोडक्शन दे देंगे इसका तो आपको पता चल जाएगा वेदर हमको क्यों समझना जरूरी है। और जब समझना जरूरी है तो हमको इसका कोडिंग डिकोडिंग भी करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम वाई का आंसर दे रहे हैं, मतलब वाई वी नीड टू स्टडी वेदर एंड वाई नीड टू कोड एंड डिकोड दिस वेदर। और अभी जो हम परिचय दे रहे हैं वेदर के बारे में, इसी परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन से ओरल में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको बेकार का चीज समझ के स्केप मत कीजिएगा। देखिए, हमारा पृथ्वी हैविली डिपेंड है वेदर पर। जिस प्रकार सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है,
उसी प्रकार वेदर के बिना भी जीवन संभव नहीं है। होल अर्थ इज हैवीली डिपेंड ऑन वेदर, और होल अर्थ कहने का मतलब इसमें प्लानेट किंगडम, एनिमल किंगडम एज वेल एज ह्यूमन बींग, यह तीनों चीज वेदर पर डिपेंडेंट है। पृथ्वी पर जितने जीव जंतु मानव वनस्पति जितना है सब के सब मौसम पर डिपेंड करते हैं, अर्थात मौसम पर निर्भर रहते हैं। क्यों? क्योंकि सभी को वाटर चाहिए, और वाटर कहां से मिलेगा? रेन से, और रेन किससे एसोसिएटेड है? वेदर से। यदि पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा न हो तो जितने तरह के वनस्पति हैं, चाहे छोटे पेड़ पौधे घास हो या बड़े बड़े जंगल हो, सबके सब प्रभावित होने लगेंगे। जितने तरह के जीव जंतु जानवर हैं वह पानी बिना मरेंगे। पानी नहीं होगा तो इनको खाने के लिए घास नहीं होगा, तो उसके कारण यह भी मरेंगे। और जब पानी कम होगा तो ह्यूमन बींग भी डेथ कर जाएंगे। आप लोग सरकारी रिपोर्ट देखते होंगे, जब वर्षा कम होता है तो पैदावार अर्थात फसल कम होता है, और फसल कम होता है उसके कारण महंगाई बढ़ता है, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता है। और आप लोग सुने होंगे 1873-74 में, अर्थात अंग्रेज के समय, इंडिया में अकाल आया था। अकाल मतलब होता है जिस साल वर्षा काफी कम हो उस समय पैदावार काफी कम होता है, लोगों को खाने के लिए अनाज तक नहीं था। अनाज तो छोड़िए, खेत में घास तक नहीं था जो घास खा के जिंदा रह सके, और बहुत लोगों का अकाल मृत्यु हुआ था। अर्थात इस टाइम वर्षा काफी कम हुआ था, जिसके कारण खेतों में छोटे छोटे घास तक नहीं मिलते थे, और अंग्रेज का टाइम था, लोग ध्यान भी नहीं देते थे। बहुत संख्या में लोग भूखे मर गए थे, और जानवर का तो कोई कहना ही नहीं। जब आदमी ही जिंदा नहीं बच रहा है तो जानवर क्या करेगा? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं रेन से बहुत ज्यादा फायदा है तो रेन से बहुत ज्यादा लॉस भी है। यदि काफी ज्यादा रेन हो जाए, यदि किसी वर्ष किसी एरिया में काफी ज्यादा रेन हो जाए तो उससे हमें खतरा भी है। खतरा कैसे है? बाढ़ आएगा, मतलब फ्लड, फ्लड के कारण भी काफी बर्बादी होगा, और खराब वेदर के कारण दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण लॉस होता है वह होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन बाई एयर हो या बाई सी हो, अर्थात बाई वाटर हो या बाई रोड हो, यदि वेदर काफी खराब है तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एकदम चरमरा जाता है। आप लोग देखते होंगे जब रेनी सीजन आता है तो बहुत सारे फ्लाइट कैंसिल हो जाते हैं। रेनी सीजन आता है तो शिप को काफी ज्यादा दिक्कत होता है। छोटे छोटे शिप तो चलते ही नहीं हैं, बड़े शिप चलते हैं तो उनको भी काफी ज्यादा खतरा होता है। यदि अपोजिट साइड से कोई करंट विंड लग गया तो शिप को ए पोर्ट से बी पोर्ट पर जाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, इससे रनिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। खराब वेदर के कारण बहुत ज्यादा वर्षा हुआ तो जो फ्लड आता है वह रोड को तोड़ फोड़ के लेके चल जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं वेदर हमारे जीवन को काफी ज्यादा प्रभावित करता है, इसलिए वेदर को समझना, उसको एनालिसिस करना, उसका ट्रैकिंग करना, यह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा टॉपिक में, आखिर हमको वेदर के बारे में क्यों इतना पढ़ना है। क्योंकि बहुत लोग कह देते हैं अरे क्या बिना मतलब के, अब सारा चीज सैटेलाइट है। भैया सैटेलाइट मानव निर्मित मशीन है, वह भी मल फंक्शन कर सकता है। तो बहुत सारे चीज सोच के जो हमारे थिंक टैंक है वह डिसाइड करते हैं। तो अब यहां पर आपको वाई का आंसर मिल गया होगा, हमें वेदर के बारे में क्यों इतना पढ़ना है। अब आप समझिए
जो वेदर रिपोर्ट रहता है, अर्थात किसी स्थान पर प्रेजेंट में क्या वेदर है, इसको कोड करने का जरूरत क्यों है? इसको प्लेन लैंग्वेज में भी लिख के भेज सकते हैं। वेदर रिपोर्ट को कोड में कन्वर्ट करना क्यों जरूरत है? अब देखिए, पूरे अर्थ पर वेदर ऑब्जर्विंग स्टेशन है, जिसको बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन स्टेशन, पूरे वर्ल्ड में बैठाया हुआ है। और यह स्टेशन जिस एरिया में रहता है उस एरिया का प्रेजेंट वेदर अपना नोट कर लेता है। और सभी मेट्रोलॉजिकल स्टेशन एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करता है। और यह डाटा शेयर करना क्यों जरूरी है? जब मेट्रोलॉजिकल स्टेशन एक दूसरे से डाटा शेयर करेंगे तो होल वर्ल्ड का वेदर सिस्टम को समझा जा सकता है। और जो मेट्रोलॉजिकल साइंटिस्ट होते हैं, अर्थात मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, इसको पूरा स्टडी करते हैं। और मेट्रोलॉजिकल साइंटिस्ट पूरा स्टडी करके वेदर फोरकास्टिंग करते हैं कि फ्यूचर में वेदर ऐसा रहेगा, आज ऐसा रहेगा, कल ऐसा रहेगा, परसों ऐसा रहेगा। तो एक मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्विंग स्टेशन दूसरा स्टेशन के साथ डाटा शेयर करते रहता है और इस पर सारा रूल बना हुआ है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर वर्ल्ड मेरे टाइम ऑर्गेनाइजेशन मत कहिएगा, यह है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यह सारा रेगुलेट करता है और यह नेचर का चीज है। लोग एक दूसरा के साथ कोऑपरेट करेंगे तो सभी कंट्री इसका फायदा उठा सकते हैं। लोग सोचेंगे कि अरे हमारा कंट्री का डाटा है, हम दूसरा का क्यों दें? अरे भैया, फिजिकल तौर पर आप अलग अलग कंट्री के हैं, लेकिन नेचर वाइज आप एक ही कंट्री के हैं। आपके ऊपर जो एयर चल रहा है, अब बगल में पाकिस्तान है, ईरान है, तो इधर वाला एयर थोड़े कहेगा कि अरे हम इंडिया में नहीं जाएंगे, हमको पासपोर्ट वीजा चाहिए, नहीं तो गिरफ्तार हो जाएंगे। यह एयर अपना मनमर्जी किधर भी घूम सकता है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, और किधर भी घूम सकता है तो अपना मनमर्जी के हिसाब से कुछ भी कर सकता है। पृथ्वी पर मानव फिजिकल बाउंड्री बनाया है, लेकिन नेचर के लिए कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है, इधर से उधर घुस जाएगा और आपको बर्बाद करके चला आएगा। इसलिए वेदर का पूरा स्टडी करना जरूरी है। और जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वह पूरा स्टडी करके फोरकास्टिंग करते हैं। फोरकास्टिंग को हिंदी में बोलते हैं पूर्वानुमान। आने वाला 24 घंटा में ऐसा होगा वेदर, आने वाला 24 घंटा में इस प्रकार, फिर 48 घंटा में इस प्रकार। यदि बहुत खराब वेदर आने का संभावना है तो सब लोग सावधान रहिए, इससे हम लोगों को सुविधा होगा, कोई ज्यादा क्षति नहीं पहुंचेगा। अब देखते हैं मेट्रोलॉजिस्ट TRAS साइक्लोन जो है डिटेक्ट करके बता देते हैं, मूवमेंट इस प्रकार होगा, इसका पाथ यह होगा, इसमें विंड स्पीड इतना होगा, हैवी रेनफॉल कराएगा। इसलिए कोस्टल एरिया में इस एरिया में लोग सावधान रहिए। तो सरकार पहले ही से सावधान रहती है, इससे जानमाल का क्षति काफी कम होता है। अब देखिए, एक स्टेशन दूसरे स्टेशन के साथ डाटा शेयर करता है। अब जो डाटा शेयर करता है, यह डाटा काफी क्विकली एक जगह से दूसरे जगह पर चला जाना चाहिए और इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। यदि प्लेन लैंग्वेज में वेदर को हम ट्रांसमिट करेंगे या रिसीव करेंगे तो यहाँ पे यह दो दिक्कत हो सकता है। तो इस दोनों दिक्कत को हटाने के लिए वेदर को कोड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। आपने जो भी प्रेजेंट वेदर प्लेन लैंग्वेज में नोट किया, इसको आप कोड में कन्वर्ट कर दीजिए और इंटरनेशनल सभी जगह यही कोड यूज किया जाता है। जो आदमी रिसीव करेगा इसको डिकोड कर लेगा और वह जो लैंग्वेज जानता है उस लैंग्वेज में लिख लेगा। फिर वहां पे जो मेट्रोलॉजिस्ट रहते हैं पूरा एरिया का डाटा कलेक्ट कर लेंगे। मेट्रोलॉजिस्ट अपना एक्सपीरियंस नॉलेज के हिसाब से फोरकास्टिंग कर देंगे और यही फोरकास्टिंग टीवी पर, न्यूज चैनल में, प्रिंट मीडिया अर्थात समाचार पत्रों में हमको मिल जाता है। और सेम फोरकास्टिंग शिप पर भी आता है। शिप पे कैसे रिसीव होता है? शिप पे नेपटेक्स रहता है, वेदर फेसमाइल रिसीवर रहता है,
फिर सेटसी का ईजीसी, इनहांस ग्रुप कॉलिंग सेफ्टी नेट, इससे भी वेदर मिल जाता है। तो यदि इस एरिया में हम लोग सेलिंग कर रहे होंगे तो सावधान हो जाएंगे, इधर अच्छा वेदर है, इधर खराब वेदर है, किधर जा रहे हैं, क्या प्रिकॉशन लेना है। तो कोडिंग डिकोडिंग का मेन मकसद था लैंग्वेज बैरियर को हटाना और क्विकली ट्रांसमिट कर देना। तो इतना तक तो आप समझ गए होंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, पूरा वर्ल्ड में इतना मेट्रोलॉजिकल स्टेशन है तो फिर शिप वाला को वेदर रिपोर्ट क्यों करना है। अब उसका भी हम कारण दे देते हैं। आप जानते हैं यह जो हमारा प्यारा अर्थ है, इस पर ओनली 29% ही लैंड है ओनली 29%, और लगभग 71% वाटर है। अब लैंड पे मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन स्टेशन बैठाना काफी आसान काम है, लेकिन सी में यही स्टेशन बैठाना काफी टफ काम है। फिजिकली और मेंटली भी टफ है, और यदि बैठा भी देते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा का खर्चा है, फिर इसमें मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा है। जहां बहुत डीप सी है वहां पे नहीं बैठा पाएंगे। तो इसका सबसे आसान सा तरीका है, पूरे वर्ल्ड में शिप नेविगेट करते हैं, पूरे वर्ल्ड में शिप नेविगेट करते हैं। हमको चाहिए प्रेजेंट वेदर का रिपोर्ट, ताकि हमको एनालिसिस करने में मदद मिले, और शिप को भी वेदर का फोरकास्टिंग चाहिए, ताकि यह भी अपना पहले से रेडी रहे। हमको फ्यूचर में इस एरिया में इस प्रकार का वेदर मिलेगा, हम सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इससे दोनों को फायदा होगा। अब शिप को कहा जाता है कि आप जिस एरिया में सेलिंग कर रहे हैं उस एरिया का वेदर रिपोर्ट भेज दीजिएगा, और यही वेदर रिपोर्ट मेट्रोलॉजिकल स्टेशन रिसीव कर लेता है। और यहां पे ध्यान रखिएगा, शिप जो वेदर रिपोर्ट बनाता है वह देता है कोस्ट रेडियो स्टेशन को। जो भी कोस्ट के किनारे रेडियो स्टेशन रहता है उसको रिपोर्ट भेजता है, और कोस्ट रेडियो स्टेशन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्विंग स्टेशन अर्थात मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन स्टेशन को भेज देता है। फिर इधर मेट्रोलॉजिस्ट अर्थात मेट्रोलॉजिकल साइंटिस्ट बैठे रहते हैं, वह सारा स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद जो फोरकास्टिंग आता है यह आम पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया जाता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे वेदर का ट्रैकिंग के लिए सैटेलाइट है, तो फिर हमें करने का क्या जरूरत है। अरे भैया, आजकल तो सभी काम के लिए मशीन है, लेकिन यह मशीन कभी भी फेल हो सकता है, या यह जो डाटा भेजा है उसमें एरर हो सकता है। तो हम पूरी तरह मशीन पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट सैटेलाइट का भी डाटा लेते हैं, और प्रेजेंट में वहां पे जो हैं वह क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका भी डाटा लेते हैं, और फिर अपना पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट डाटा, यह सब को देखते हुए फोरकास्टिंग करते हैं। तो हम मशीन पर पूरा तरह रिलाई नहीं कर सकते हैं। और वेदर का ट्रैकिंग का यह जो सिस्टम बना, इस सिस्टम में शिप का एक अहम किरदार आ गया। शिप काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसी कारण आपको भी वेदर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना होता है। शिप पर जो भी ऑफिसर होंगे वह वेदर देखेंगे, उसको कोड करेंगे, कोड करके जो भी उनके पास अवेलेबल मीन्स होगा, चाहे सैटेलाइट से चाहे एमएफएचएफ से, जो भी कम्युनिकेशन का अवेलेबल मीन्स होगा उससे वह नियरेस्ट कोस्ट रेडियो स्टेशन को भेज देंगे। कोस्ट रेडियो स्टेशन जो भी नियरेस्ट डाटा सेंटर होगा वहां को भेज देगा, फिर वहां पे जो भी एनालिसिस करना होगा लोग करते रहेंगे लैंड में। अब देखिए, आपको मालूम है कि शिप को वेदर रिपोर्ट सेंड करना होता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, हमको किस किस समय पे वेदर रिपोर्ट करना है।
वाई का तो आंसर मिल गया, हमें क्यों करना है वेदर रिपोर्ट। अब आपको चाहिए वेन, कब कब करना है। आप लोग एक वर्ड सुने होंगे सिनोप्टिक आवर, और दूसरा सवाल मन में आपके उठ रहा होगा क्या सभी शिप को वेदर रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। तो यह दोनों सवालों का जवाब अभी हम दे रहे हैं। देखिए, सभी शिप को मैंडेटरी नहीं है वेदर रिपोर्ट करना। WMO अर्थात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक रूल बना दिया है, अर्थात एक फ्रेमवर्क बनाए हुए है कि जितना भी मेरे टाइम कंट्री है वह मेरे टाइम कंट्री कुछ ग्रुप ऑफ शिप को यह ड्यूटी देगा। और यह शिप कौन सा होगा, जो उस कंट्री में रजिस्टर्ड हो या कोई फॉरेन शिप अर्थात दूसरे कंट्री का शिप अक्सर उस कंट्री में आता जाता हो, अर्थात वह कंट्री उसका होम पोर्ट की तरह हो। तो सारा कंट्री कुछ ग्रुप ऑफ शिप को यह ड्यूटी देगा और वह रिपोर्ट करेगा। क्या रिपोर्ट करेगा, वेदर रिपोर्ट। अब जैसे हम बात कर लें इंडिया का, तो इंडिया में वेदर के लिए डिपार्टमेंट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कुछ ग्रुप ऑफ शिप, इसमें मैक्सिमम इंडियन रजिस्टर्ड शिप होंगे और कुछ फॉरेन गोइंग शिप होंगे। फॉरेन गोइंग मतलब फॉरेन कंट्री का शिप। इंडियन रजिस्टर्ड शिप भी फॉरेन गोइंग शिप होंगे, लेकिन एफजी बोलने का आदत हो जाता है तो लोग सगरों घुसा देते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ शिप रहेगा उसमें इंडियन रजिस्टर्ड शिप होंगे और कुछ फॉरेन वेसल होंगे जो अक्सर इंडिया आते हैं। उनको यह ड्यूटी देगा कि आप हमको वेदर रिपोर्ट भेजिएगा। और यह जो ग्रुप ऑफ शिप रहता है उसको नाम दिया जाता है VOF। क्या नाम दिया जाता है, VOF। और ओरल में सर्वेयर आपसे पूछ देंगे व्हाट इज VOF। VOF का पूरा नाम होता है वॉलेंट्री ऑब्जर्विंग फ्लीट। जो ग्रुप ऑफ शिप वेदर रिपोर्टिंग करता है उस ग्रुप को बोला जाता है वॉलेंट्री ऑब्जर्विंग फ्लीट। और जो शिप वॉलेंट्री ऑब्जर्विंग फ्लीट से बाहर है उसके बारे में कहता है कि उसको भी चाहिए वेदर रिपोर्ट भेजे। मतलब उसको मैंडेटरी नहीं है, रिकमेंडेड किया गया है कि यदि आप VOF में नहीं है फिर भी आप वेदर रिपोर्ट भेजिए। और खासकर जब वेदर काफी खराब हो या अनयूजुअल वेदर आप देखते हैं उस समय तो आप जरूर भेजिए। अब ऐसा नहीं कि हम तो VOF के अंदर नहीं है, छोड़ो। अरे भैया आप भेजिएगा तो उसका एनालिसिस करके फोरकास्टिंग करेगा तो आपको भी फायदा मिलेगा। तो लोगों को अपने से इनिशिएटिव लेना चाहिए क्योंकि यह डायरेक्टली हमको इंपैक्ट करता है। तो यदि ओरल में पूछ दिया जाए व्हाट इज VOF तो आप क्या जवाब दीजिएगा। आप कहिएगा एवरी कंट्री रिक्रूट ए ग्रुप ऑफ शिप फॉर वेदर रिपोर्टिंग एंड दैट ग्रुप ऑफ शिप इज नोन एज वॉलेंट्री ऑब्जर्विंग फ्लीट। दैट्स ऑल। तो अब आप जान गए VOF वाला जो शिप रहता है उसको वेदर रिपोर्ट करना होता है। तो वह किस किस टाइम पर वेदर रिपोर्ट करेगा, टाइम भी रहता है, तो उस टाइम को हम बता देते हैं। और आप लोग ध्यान से सारा चीज नोट कर लीजिएगा क्योंकि ओरल में पूछा जाएगा। और बहुत लोग पूछते हैं कि सर नोट दे दीजिए नोट। अरे भैया हम नोट नहीं बनाते हैं। और बहुत लोगों को कहते भी हैं कि नोट आप अपने से बनाइए, दूसरा का नोट कभी मत पढ़िए। मान लिए ये कोई स्टूडेंट है, यह नोट बनाया, यह एक बार बुक पढ़ा, 2 बार बुक पढ़ा, इसको जितना अंडरस्टैंडिंग होगा उसके हिसाब से यह नोट बनाएगा। यदि कोई टॉपिक को यह गलत समझा है तो यह नोट भी गलत बनाएगा। और फिर आप यदि वही पढ़ लीजिएगा और वही जाके आंसर कीजिएगा। क्योंकि जो नोट रहता है वह वेरीफाइड तो रहता नहीं है।
बहुत लोग क्या करते हैं, फलना पास हो गया उसका नोट ले लिए, उसका नोट ले लिए। अरे आप अपने से बुक पढ़िए, नहीं तो जहां इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या जिनसे भी पढ़ते हैं वह जो बताते हैं उसका नोट बनाइए। और यदि आप वह भी नहीं करते हैं तो बुक पढ़ के नोट बनाइए। और बुक पढ़ के नोट कब बनाना है? एक बार पूरा बुक पढ़ जाइए लेकिन नोट नहीं बनाइएगा। दूसरा बार आप बुक पढ़ना शुरू कीजिए और कुछ कुछ नोट बनाइए। फिर तीसरा बार आप बुक पढ़िए और जो नोट बनाए हैं उसमें देखिए क्या हम सही बनाए हैं। तो नोट इस प्रकार बनता है, यह नहीं कि एक बार पढ़े और नोट बना लिए। एक बार में आप क्या समझिएगा, 30%, 40%, 60%, मतलब 20 से 30% गलत समझे हैं और वही गलत चीज आप नोट बना लिए और फिर उसी को रटे जा रहे हैं। तो नोट फोट के फेर में मत रहिए, अपने से पढ़िए। और जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है सबको अपने से लिखते जाइए। अब देखिए VOF सिप किस किस टाइम पे वेदर रिपोर्ट करेगा। तो WMO कहता है अंडर नॉर्मल वेदर कंडीशन, अंदर नॉर्मल वेदर कंडीशन इसको रिपोर्ट करना है 0000 आवर। और यह टाइम होना चाहिए UTC मतलब GMT 0600 आवर, 1200 आवर एंड 1800 आवर। और यह सारा टाइम है UTC में मतलब GMT में। शिप का लोकल टाइम मत लीजिएगा, आपके शिप पर कौन सा लोकल टाइम है इससे मतलब नहीं है। आप एवरी डे अंडर नॉर्मल वेदर कंडीशन 000 आवर GMT, 0600 आवर GMT, 1200 आवर GMT एंड 1800 आवर GMT पर वेदर रिपोर्ट सेंड कीजिएगा। और यह जो चारों टाइम रहता है इसको बोला जाता है सिनोप्टिक आवर, SYNOPTIC, सिनोप्टिक आवर्स। तो ओरल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज सिनोप्टिक आवर, तो आप आंसर कीजिएगा 0000 आवर UTC या GMT, 0600 आवर GMT, 1200 आवर GMT एंड 1800 आवर GMT इज टाइम एट विच VOF शिप सेंड वेदर रिपोर्ट एंड दैट टाइम इज नोन एज सिनोप्टिक आवर। एकदम सिंपल लैंग्वेज में जो आप समझते हैं वही आप बताइएगा, किताब वाला या किसी का नोट वाला रटा हुआ नहीं। तो नॉर्मल वेदर कंडीशन में VOF को यह 4 टाइम अर्थात इस 4 सिनोप्टिक आवर पे वेदर रिपोर्ट करना है। यदि वेदर डिस्टर्ब हो गया, वेन वेदर डिस्टर्ब अर्थात रफ वेदर है एकदम, तो उस परिस्थिति में आपको एवरी 3 आवर पर वेदर रिपोर्ट करना है। ऊपर में तो आप 4 बार रिपोर्ट कर ही रहे थे, मतलब 6 घंटा का इंटरवल था। अब यह इंटरवल घट के हो जाएगा 3 आवर का। सबसे पहला रिपोर्ट आप भेज रहे थे 0000 आवर GMT पे, फिर जाएगा 0300 आवर GMT अर्थात UTC, फिर 0600 आवर पे ऊपर भेज रहे थे, यह हो जाएगा 0900 आवर, 1500 आवर और 2100 आवर। यह सारा है UTC में। और यह जो 4 टाइम होता है इसको बोला जाता है एडिशनल सिनोप्टिक आवर। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं एडिशनल सिनोप्टिक आवर। तो ओरल में आपसे यह भी पूछा जा सकता है व्हाट इज एडिशनल सिनोप्टिक आवर। तो जब वेदर डिस्टर्ब रहेगा तो यह 4 और टाइम जो रहेगा इस पर भी आपको ऑब्जर्वेशन लेना है और ऑब्जर्वेशन लेके सेंड कर देना है। आप इस टाइम पे ऑब्जर्वेशन लीजिएगा, उसको कोड में कन्वर्ट कीजिएगा और फिर 20 मिनट 30 मिनट के बाद सेंड कर दीजिएगा। लेकिन कोशिश करना है जितना जल्दी से जल्दी हो सके ट्रांसमिट कर दें। ये नहीं कि 0300 आवर पर लिए हैं, आराम से बैठल हैं, भेजेंगे 2-4 घंटा में। और यदि शिप पे कोई जेन्युइन में इमरजेंसी है तो आप डिले कर सकते हैं। यदि जेन्युइन में इमरजेंसी है तो आप 3-4 घंटा तक, शायद अप्रॉक्स 4 आवर है,
यदि जेन्युइन डिले है, शिप पर कुछ ऐसा काम है जो एकदम अर्जेंट है, इमरजेंसी है, तो आप अप टू 4 आवर तक डिले कर सकते हैं। 3 बजे आपने ऑब्जर्वेशन लिया, लेकिन कुछ इमरजेंसी चल रहा है, अभी हम रिपोर्ट नहीं भेज सकते हैं, तो आप 4 घंटा बाद इसको कोड में कन्वर्ट करके भेज दीजिएगा। 4 घंटा बाद नहीं, अप टू 4 आवर, मतलब 3-3.5 घंटा बाद आप इसको कोड कर लीजिएगा और 4 घंटा से पहले इसको सेंड कर दीजिएगा। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि अभी जो वेदर दिख रहा है अनयूजुअल है, अर्थात रेयर है, कभी ऐसा दिखा नहीं है, तो आप अर्जेंट वेदर रिपोर्ट भी भेज सकते हैं। यह किसी भी टाइम पे भेज सकते हैं। और अर्जेंट वेदर रिपोर्ट को कोड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अनयूजुअल है, तो कोडिंग में बहुत सारा चीज मिलेगा ही नहीं, तो इसको आप प्लेन लैंग्वेज में भी भेज सकते हैं। या जब TRS आता है, तो जो रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर होता है, वह आपको किसी भी टाइम पे वेदर रिपोर्ट मांग सकता है। तो जैसे ही मांगे, आप एकदम अर्जेंट बेसिस पे वेदर को प्रेजेंट वेदर को नोट कीजिए, उसको कोड में कन्वर्ट कीजिए और ट्रांसमिट कीजिए। या TRS के समय कोडिंग डिकोडिंग करने में टाइम लग रहा है, तो आप मेट्रोलॉजिकल सेंटर से कॉन्टेक्ट कीजिए, डायरेक्ट प्लेन लैंग्वेज में सैटेलाइट से या किसी भी मीडियम से ट्रांसमिट कर दीजिए। तो अभी तक जितना हम बताएं, इसमें आपको आंसर मिल गया होगा वाट, वाई और वेन का, क्योंकि इसका भी आंसर आपको चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में चलता ही है, और जिसका दिमाग में ऐसा चलता है, समझिए उनका दिमाग अच्छा चल रहा है, और जिनका नहीं चलता है, समझिए किसी तरह रट के पास हो जाना है। थोड़ा साउंड मेरा भारी लग रहा होगा, क्योंकि सर्दी जुकाम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो थोड़ा भारी लग रहा होगा, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। आप लोग से ओरल में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज सिलेक्टेड शिप, व्हाट इज सप्लीमेंट्री शिप एंड व्हाट इज एक्जुलरी शिप। ओरल में आपसे ऐसा पूछा जाएगा, तो यह तीनों कनेक्टेड है मेट्रोलॉजी से और मेट्रोलॉजी के वेदर रिपोर्टिंग से। अभी हम आपको बताए थे वेदर रिपोर्ट करता है VOF, वॉलेंट्री ऑब्जर्विंग फ्लीट। VOF को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट अर्थात सबसे प्राइमरी कैटेगरी है सिलेक्टेड, यह सुप्रीम है, सबसे ऊपर। उसके बाद है सप्लीमेंट्री, SUPPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री शिप, यह हो गया मीडियम कैटेगरी के शिप। और थर्ड है एक्जुलरी शिप, मतलब VOF के अंतर्गत में लो क्लास। यह हम समझने के लिए बता रहे हैं, यदि एग्जाम में पूछ दे तो आप ऐसे मत कहिएगा लो क्लास हाई क्लास। सबसे पहले आप जान लीजिए, VOF के अंतर्गत जो भी शिप होता है, उस शिप पे जो भी मेट्रोलॉजिकल इक्विपमेंट लगा होता है, जो भी मेट्रोलॉजिकल पब्लिकेशन होता है, और वेदर रिपोर्ट सेंड करने का जो भी एक्सपेंस होता है, यह सारा कंट्री का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उठाता है। कंट्री का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही उस पर मेट्रोलॉजिकल इक्विपमेंट लगाएगा, उसको पब्लिकेशन देगा, और वेदर को रिपोर्ट करने में जो भी एक्सपेंस आता है, सैटेलाइट का यदि यूज करता है तो उसका जो भी कॉस्टिंग आएगा, वह सारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट शिप को देता है। अब सवाल उठता है कि इसमें क्या क्या इक्विपमेंट देता है और कौन कौन सा पब्लिकेशन देता है। तो समझिए, इसी के बेस पे शिप को 3 पार्ट में बांट दिया है। कुछ को बहुत ज्यादा इक्विपमेंट और पब्लिकेशन देगा, कुछ को कम देगा, कुछ को एकदम न के बराबर देगा, और जिसको ज्यादा इक्विपमेंट और पब्लिकेशन देगा उससे ज्यादा डाटा मांगेगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और यह सारा चीज नोट कर लीजिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग बाद में कमेंट करते हैं, सर ओरल का प्रिपरेशन करा दो, ओरल का प्रिपरेशन करा दो, और हम बार बार बताते हैं ओरल का प्रिपरेशन अलग से नहीं होता है, अलग से नहीं होता है, फिर भी लोग पता नहीं कहाँ दिमाग है। अब देखिए, सिलेक्टेड शिप किसे कहा जाता है? VOF के अंतर्गत वैसा शिप जिसको सफिशिएंट पब्लिकेशन एंड सफिशिएंट सर्टिफाइड मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है। और जब इसको सफिशिएंट सब चीज दे दिया जाता है,
तो सबसे ज्यादा वेदर रिपोर्ट मांगेगा। तो इसको कहता है आप वेदर कोड का फुल कोड हमको भेजिएगा। यह जो वेदर रिपोर्ट भेजेगा उस रिपोर्ट में वेदर कोड का फुल कोड अर्थात पूरा ग्रुप का रिपोर्ट चाहिए। वेदर कोड में टोटल 21 ग्रुप है। वेदर कोड बुक आप लोग खोल लीजिए, हम लगा चुके हैं। सिलेक्टेड शिप को कहता है कि आप फुल कोड में ट्रांसमिट कीजिएगा वेदर रिपोर्ट। देखिए के ग्रुप है, पहला में 5 गो रहता है, 1 2 3 4 5, 5 5 10, 10 3 13, 14 15 16 17 18 19 20 और यह 21। इसको कहेगा टोटल 21। यह जो 21 ग्रुप है, यह टोटल 21 ग्रुप का आप हमको कोड भेजिएगा, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा सुविधा दिया है। अब आइए सप्लीमेंट्री शिप पे। सप्लीमेंट्री शिप क्या होता है? VOF के अंतर्गत वैसा शिप जिसको लिमिटेड सर्टिफाइड मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है। अब कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है वह भी बताएंगे, क्योंकि यह भी पूछा जाएगा ओरल में और आपको आना भी चाहिए। और यदि इस पर रिटन में नोट में आ गया लिखने के लिए तो जैसे अभी हम बता रहे हैं वही चीज को लिख दीजिएगा। तो इसके पास लिमिटेड सर्टिफाइड मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है, और जब इसके पास कमी है तो यह रिपोर्ट भी कम भेजेगा। तो इसको कहता है कि यह कम से कम 12 ग्रुप वेदर कोड का 12 ग्रुप को ट्रांसमिट करेगा, कम से कम 12 ग्रुप। यदि इससे ज्यादा भी करता है तो कोई बात नहीं है, 12 ग्रुप यह ट्रांसमिट जरूर करे। और एक्जुलरी शिप क्या होता है? VOF का वैसा शिप जिसको कोई इक्विपमेंट नहीं दिया जाता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कोई इक्विपमेंट इसको नहीं देगा। तो इस परिस्थिति में इसको कहता है कि आप हमको 11 ग्रुप प्रोवाइड कर दीजिएगा, और इसको यह भी छूट दिया जाता है कि आप चाहे तो कोड में कन्वर्ट करके वेदर रिपोर्ट भेजिए, या आप चाहे तो प्लेन लैंग्वेज में भी भेज सकते हैं। प्लेन लैंग्वेज में इंग्लिश में आप लोग लिख लीजिए और ट्रांसमिट कर दीजिए। और जो शिप इस तीनों के बाहर है उसको कहा जाता है आप अपने से इनिशिएटिव लीजिए और वेदर रिपोर्ट कम से कम भेजिए। अब देखिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट VOF वाला शिप को क्या क्या देता है। चूंकि गवर्नमेंट का काम है इक्विपमेंट देना। देखिए सबसे प्रीमियम क्लास है सिलेक्टेड शिप, इसको सबसे ज्यादा डाटा भेजना है। तो सिलेक्टेड शिप को बैरोमीटर देता है, वीकली बारोग्राफ भी देता है जिसपे प्रेशर का रीडिंग आता है। फिर विरलिंग साइक्रोमीटर देता है, 1 2 3, यह 3 चीज देगा। इसके साथ ही साथ इन लोग सी थर्मामीटर और एक बकेट देता है जिसको बोलते हैं मरीन बकेट। लेकिन यह कोई शिप लेता नहीं है। क्यों? क्योंकि यह देता है सी वाटर का टेम्परेचर लेने के लिए। अब बकेट देगा तो रस्सी से बांध के सी में डालो निकालो, फिर सी थर्मामीटर जो रहता है उससे टेम्परेचर रीड करो। तो सी टेम्परेचर आसानी से इंजन रूम से मिल जाता है। इंजन रूम में इंजन को कूलिंग के लिए सी वाटर लेता है, और यहाँ पर जो सिस्टम रहता है इसमें थर्मामीटर लगा रहता है। तो आप इंजन रूम के कंट्रोल रूम में फ़ोन कीजिए अर्थात ECR में फ़ोन कीजिएगा तो आपको सी वाटर का टेम्परेचर आसानी से मिल जाता है। तो यह कोई लेता नहीं है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को रिटर्न कर देता है कि भैया आप लीजिए पैसा बचाइए, हम आपको ऐसे ही दे देंगे सी वाटर टेम्परेचर। तो सी वाटर टेम्परेचर यह इंजन रूम से ले लेता है। यह 3 इक्विपमेंट इसको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मिल जाता है। अब इंडिया में है तो इंडिया में देगा IMD वाला। तो यह है सिलेक्टेड शिप के लिए। उसके बाद आ गया सप्लीमेंट्री शिप।
सप्लीमेंट्री शिप को दो चीज देगा, कौन कौन, बैरोमीटर और ये वाला देगा, और विरलिंग साइक्रोमीटर। इसको बिकली बारोग्राफ नहीं देता है। यह क्या रहता है, पेपर रहता है जिसपे प्रेशर जो है सारा नोट होते रहता है। तो सप्लीमेंट्री शिप को सिर्फ बैरोमीटर और विरलिंग साइक्रोमीटर देता है, और एक्जुलरी शिप को कुछ नहीं, बाय बाय टाटा। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पब्लिकेशन में क्या क्या देता है, वह देगा इंटरनेशनल क्लाउड एटलस, शिप वेदर कोड, स्टेट ऑफ सी कार्ड, फिर इंडियन ओशियन का करंट का डाटा देगा, मेट्रोलॉजिकल चार्ट ऑफ इंडियन ओशियन देगा, कोड ऑफ स्टॉर्म वार्निंग देगा। बहुत सारा पब्लिकेशन देता है, आप 6-7 को लिख दीजिएगा, हो जाएगा। हमारा इंट्रोडक्शन ही काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेकिन क्या करें, हम आपको आसानी से समझने के चलते बताते हैं। और आप लोग बोर मत होइएगा, जितना भी हम बता रहे हैं आपको एग्जाम में यूज होगा कभी ना कभी। कुछ लोग कहेंगे कि वेदर कोडिंग पढ़ाने आए थे, आप बताने लगे क्या। अब देखिए, बहुत देर से हम वेदर वेदर कर रहे हैं। 3 टर्म होता है जिससे लोग काफी कंफ्यूज होते हैं। एक होता है वेदर, सीजन एंड क्लाइमेट। आजकल क्लाइमेट वर्ड भी काफी ज्यादा हॉट टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। अब तीनों में लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, 2-4 मिनट लगेगा। और अभी जितना चीज हम बता रहे हैं इसमें बहुत सारा चीज ऐसा है कि आपको बुक में मिलेगा नहीं। तो अभी जो हम बता रहे हैं उसको आप पढ़ लीजिए, आगे आपका काम आएगा। और सर्वेयर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वेदर, सीजन एंड क्लाइमेट। अब कहें कि सब तो एक नियन है यार, तो तीनों में बहुत ज्यादा अंतर है। देखिए, वेदर क्या होता है, वेदर होता है शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एकदम शॉर्ट टर्म के लिए एयर का कंडीशन क्या है, अर्थात इसको कह सकते हैं प्रजेंट। प्रजेंट में अभी क्या चल रहा है, जैसे कहते हैं ना कि आज एकदम वेदर साफ रहेगा, क्लियर स्काई, दिख रहे हैं स्टार, सन, मून, अभी हवा चल रहा है, विंड स्पीड इतना है, ये है वो है, रेनफॉल है कि नहीं है, अभी ह्यूमिडिटी कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, विंड कितना स्पीड से चल रहा है। तो यह पीरियड काफी शॉर्ट होता है, मान के चलिए 1 डे के लिए। और वेदर काफी फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। अभी 2 घंटा 4 घंटा एकदम क्लियर स्काई था, 2-4-5 घंटा बाद क्या हुआ, रेन स्टार्ट हो गया या विंड काफी तेज चलने लगा, तो वेदर डिट्रॉइट हो गया, खराब हो गया। तो यह शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। सीजन क्या होता है, सीजन होता है एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर ए पीरियड ऑफ 2 to 3 मंथ, या इसको कह सकते हैं 3 to 4 मंथ। आप लोग प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन में भी पढ़े होंगे, मेनली 4 तरह का सीजन होता है। कौन कौन सा, समर, विंटर, ऑटोमन एंड स्प्रिंग। कब से कब कौन स्टार्ट होता है, 21, 21, 23, 22। आप लोग डेट याद करके रखिएगा, यह प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन में काम आता है। सीजन के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और हमारे इंडिया में भी 4 तरह का सीजन होता है। और ध्यान रखिएगा, मेनली सीजन 4 तरह का होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में सभी जगह पर 4 सीजन हो। हमारा ब्यूटीफुल कंट्री इंडिया में 4 तरह का सीजन होता है, यह चारों उपलब्ध है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में यह उपलब्ध नहीं है। अब एकदम नॉर्थ या साउथ में जाइएगा तो वहां 2 तरह का ही सीजन है, एक समर और एक विंटर। अर्थ के एकदम नॉर्थ और साउथ जाइएगा तो 2 ही तरह का सीजन होता है, या तो सर्दी का मौसम, 6 महीना सर्दी रहेगा, 6 महीना गर्मी रहेगा। और क्लाइमेट क्या होता है, एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड।
और यह लॉन्ग पीरियड क्या होता है 30 to 40 ईयर, मान के चलिए 30 ईयर। किसी एरिया में 30 ईयर तक स्टडी किया जाता है कि यहाँ पर किस प्रकार का एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, और उसके आधार पे क्लाइमेट बताया जाता है कैसा क्लाइमेट है। आप लोग क्लाइमेट का नाम सुने होंगे ना, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेचर क्लाइमेट, फिर पोलर क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह एक तरह से ज्योग्राफी है, और अलग अलग साइंटिस्ट या अलग अलग प्रोफेसर, मतलब जो काफ़ी हाई क्वालिटी के हैं, इनको अलग तरीका से डिफाइन करते हैं और अलग तरीका से क्लासिफाई भी करते हैं, खासकर सीजन और क्लाइमेट को। वेदर का ओपिनियन सभी का एक है, यह तो शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है और काफ़ी शॉर्ट एरिया में रहता है, लेकिन सीजन और क्लाइमेट को कुछ अलग अलग वक्ता अलग अलग डिफाइन करते हैं, और पीरियड थोड़ा अलग रखते हैं, और क्लासिफिकेशन थोड़ा अलग रखते हैं। कोई और साइंटिस्ट हैं वह थोड़ा अलग रखते हैं, और सबका अपना लॉजिक है, और सभी लॉजिक सही है। अब जैसे इंडिया के बात करें तो इंडिया में कैसा क्लाइमेट है, इसको हम बोल सकते हैं सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, अर्थात टेम्परेट क्लाइमेट। यहाँ पे माइल्ड टेम्परेचर रहता है, मॉडरेट ह्यूमिडिटी रहता है। यहाँ पे हमको 4 तरह का सीजन भी मिल जाता है। जो एकदम इक्वेटर के बगल में है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहता है, अक्सर रेन होते रहता है। तो क्लाइमेट जो होता है यह थोड़ा बड़ा एरिया के लिए और काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन में ऑब्जर्व करके बताया जाता है कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। और एक क्लाइमेट से दूसरा क्लाइमेट में चेंज होने के लिए काफ़ी लंबा समय लगता है, 30 से 40 वर्ष टाइम लगता है, तब वह चेंज हो सकता है। क्योंकि पृथ्वी पर मनुष्य है और सबसे खराब जंतु मनुष्य ही है। जहाँ तहाँ पूरा कटाव, पेड़ पौधा जंगल झाड़ सब साफ कर दे रहा है। तो मनुष्य को ऐसा ताकत हो गया है कि मरुस्थल को वह हरा भरा में चेंज कर दे और हरा भरा को मरुस्थल कर दे। तो किसी एक जगह का जो क्लाइमेट है उसको चेंज करने के लिए 30 से 40 वर्ष लगेगा, और यह तभी चेंज होगा जब उसमें मानव काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप करे, अदरवाइज चेंज होना न के बराबर है। और आजकल ग्लोबल वार्मिंग इसीलिए सुन रहे हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर दिए हैं, तो हमारा क्लाइमेट जो है धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वेयर आपसे वेदर, सीजन और क्लाइमेट के बारे में ओरल में खासकर पूछ सकते हैं। तो वेदर के बारे में क्या बताइएगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर शॉर्ट पीरियड, मतलब एकदम प्रेजेंट में 2-4 घंटा के लिए, मैक्सिमम 1 डे के लिए, यह हो गया वेदर। आज जैसा वेदर है कोई गारंटी नहीं है कि कल वैसा ही रहेगा। तो वेदर का पीरियड काफ़ी शॉर्ट होता है और इसका एरिया भी काफ़ी शॉर्ट है। अब यदि बाय द वे मान लिया जाए पटना का, तो अभी बिहार में चल रहा है रेनी सीजन। तो यदि पूरा पटना डिस्ट्रिक्ट को 3-4 पार्ट में बांट दिया जाए तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग वेदर होगा। यदि मान लें हम जहाँ पे हैं वर्षा हो रहा है, तो 2-4 किलोमीटर थोड़ा सा दूर हट जाए तो वहाँ वर्षा नहीं हो रहा है, स्काई पूरा क्लियर है। तो वेदर अलग अलग रह सकता है, यह काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। सीजन क्या है, सीजन है एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, इस वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा, और यह वर्ड आपको बोलना ही है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन के मतलब विंड का स्पीड, डायरेक्शन, एयर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अभी रेन है कि नहीं है, हैजी है, डस्ट है, स्टॉर्म है, व्हाटएवर। तो वह सारा कंडीशन को मिला के बोलते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अभी कैसा एयर का कंडीशन है, क्योंकि यह सारा खेल एयर का ही है। और क्लाइमेट क्या हो गया, क्लाइमेट हो गया एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड। और यह लॉन्ग पीरियड क्या होता है, मिनिमम 30 ईयर, 30 to 40 ईयर
अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग थोड़ा सा वैल्यू लेते हैं, लेकिन सबका लॉजिक लगभग सेम है। अच्छा, हिंदी मीडियम वाला यह बताइए, क्लाइमेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत लोगों का यह तीनों वर्ड का हिंदी नहीं मालूम होगा, क्योंकि अक्सर यही वर्ड यूज करते हैं। क्लाइमेट मतलब जलवायु होता है। इंडिया का जलवायु कैसा है? सीजन मतलब ऋतु, और वेदर मतलब मौसम। सुने न है, मौसम वैज्ञानिक मत बनिए। हम देखिए वीडियो बड़ा हो रहा है, तो इस वीडियो को इंट्रोडक्शन तक ही रहने दे रहे हैं। इसमें ओरल का कुछ क्वेश्चन और बता देते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग नेक्स्ट लेक्चर में कर दे रहे हैं, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाता है तो लोग देखते भी कम होंगे, क्योंकि हमको फीडबैक मिलते रहता है। अब देखिए शिप पर वेदर रिपोर्ट कैसे मिलता है। हमारे पास नेपटेक्स रहता है, हमारे पास वेदर फेसमाइल रहता है, हमारे पास ईजीसी सेफ्टी नेट रहता है, सेटसी का ईजीसी सेफ्टी नेट। हमारा शिप किस एरिया में है और उसके लिए कौन सा स्टेशन कौन सा फ्रीक्वेंसी चूज करेंगे, यह हमको कैसे पता चलता है? क्वेश्चन आपसे ओरल में पूछा जाएगा। ओरल में हर हाल में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, और लगभग 100 में 80 स्टूडेंट से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम एरिया के आधार पर किस एरिया के लिए कौन सा स्टेशन कौन सा फ्रीक्वेंसी चूज करेंगे, उसके लिए हमको चाहिए ALRS, एडमिरल्टी लिस्ट ऑफ रेडियो सिग्नल, और इसका कौन सा वॉल्यूम? वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 3 का क्या नाम है? MSI। MSI का पूरा नाम क्या है? आप अपने से देख लीजिएगा, क्योंकि सब चीज बता देंगे तो थोड़ा पचेगा नहीं। ALRS वॉल्यूम 3 से ही हमको पता चलता है कि इस एरिया में है, तो इस एरिया का यह स्टेशन इस फ्रीक्वेंसी पर इस टाइम पर हमको सेफ्टी इंफॉर्मेशन देगा। इसमें मेट्रोलॉजिकल वार्निंग, नेविगेशनल वार्निंग, मेट्रोलॉजिकल फोरकास्ट, यह सारा चीज रहेगा। किस टाइम पे कौन सा बुलेटिन यह देता है, यह सारा चीज ALRS के वॉल्यूम 3 में मिलेगा। और यदि आप वेदर रिपोर्ट भेजना चाहते हैं तो आप जिस एरिया में हैं वहां पे देख लीजिए उस एरिया के आसपास कौन सा कोस्ट रेडियो स्टेशन है जो वेदर रिपोर्ट वाला फैसिलिटी दे रहा है, उसको आप सेंड कर सकते हैं। और यदि आपको वेदर बुलेटिन चाहिए तो कौन सा रेडियो स्टेशन वेदर बुलेटिन रिलीज करता है, किस टाइम पे करता है, कौन सा फ्रीक्वेंसी है, वह सारा आप सेट कर लीजिए, आपको वेदर बुलेटिन मिल जाएगा, अर्थात न्यूज मिल जाएगा। उसी न्यूज में वेदर फोरकास्ट भी रहेगा, वह भी आपको मिल जाएगा। अभी मौसम कैसा है, फ्यूचर में कैसा रहेगा, यह आपको जानना है ना। तो हमें कैसे प्राप्त होता है? इन मशीनों द्वारा। एक मशीन का नाम है नेपटेक्स, लेकिन ध्यान रहे नेपटेक्स सिर्फ लोकल एरिया के लिए है। आप डीप सी में चल जाइएगा तो फिर काम नहीं करेगा। उसके लिए चाहिए सेटसी। सेटसी आपका सी एरिया A1, सी एरिया A2, सी एरिया A3, यह तीनों में काम करेगा। और व्हाट अबाउट सी एरिया A4? यदि सी एरिया A4 में यह सारा चीज करना है और कम्युनिकेशन सेट करना है तो क्या कीजिएगा? आप लोग GMDSS पढ़े होंगे, ओरल में पूछेगा। हम GMDSS का ओरल का बात नहीं कर रहे हैं, सेकंड मेट का ओरल का। सारा इक्विपमेंट के बारे में पूछेगा, ALRS वॉल्यूम का कंटेंट के बारे में पूछेगा। चलिए आप लोग बताइए ALRS वॉल्यूम 3 को किस प्रकार करेक्ट करते हैं? यह करेक्ट होगा वीकली नोटिस टू मरीनर सेक्शन 6। और यदि कोई करेक्शन छूट गया है तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? जो क्वार्टरली नोटिस टू मरीनर आता है उसमें ALRS वॉल्यूम के लिए कौन कौन सा करेक्शन जारी किया गया है वह दिया रहता है, उसका पूरा लिस्ट रहता है। ALRS वॉल्यूम का जो करंट एडिशन है उसके लिए कौन कौन सा करेक्शन है वह पूरा लिस्ट दिया रहता है। तो क्वार्टरली नोटिस टू मरीनर से जाके देख लेंगे कौन कौन सा करेक्शन अप्लाई किया हुआ है, जो बचा होगा वो वाला वीकली नोटिस टू मरीनर निकालेंगे और करेक्ट कर लेंगे।
ओरल में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, हाउ यू विल करेक्ट ALRS, या उसी में पूछ देगा हाउ यू विल करेक्ट ALRS वॉल्यूम 3। अब एक क्वेश्चन और बता दीजिए, हाउ यू विल करेक्ट ALRS वॉल्यूम 4। पहले तो बताइए वॉल्यूम 4 जो है यह किसके लिए है, मतलब इसका क्या नाम है। वॉल्यूम 4 का नाम है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन स्टेशन। पूरे वर्ल्ड में जितना मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन स्टेशन है उसका यहाँ पे डाटा है, कौन स्टेशन किस कंट्री में है, अभी थोड़ा सा इसके बारे में भी ब्रीफ में बता देंगे। पहले आप ये बताइए ALRS वॉल्यूम 4 को कैसे करेक्ट करते हैं। तो आंसर आप लोग याद रखिएगा, ALRS वॉल्यूम 4 का करेक्शन नहीं आता है, देयर इज नो करेक्शन फॉर ALRS वॉल्यूम 4। ALRS वॉल्यूम 4 को WMO के पब्लिकेशन से करेक्ट किया जाता है। WMO मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ALRS वॉल्यूम 4 का ALRS वॉल्यूम 4 को खोलिएगा तो देखिएगा ALRS वॉल्यूम 4 में करेक्शन वाला पेज नहीं रहता है। सारा पब्लिकेशन में एक पेज दिया रहता है, उसमें हम लोग एंट्री बनाते हैं करेक्टेड टू, लेकिन ALRS वॉल्यूम 4 में देखिएगा यह पेज ही नहीं रहेगा, क्योंकि वीकली नोटिस टू मरीनर से करेक्शन नहीं होता है, या यूं कहें तो इसका करेक्शन नहीं आता है। और कभी आता भी है तो WMO अपना पब्लिकेशन से इसको करेक्ट करता है। और क्यों? क्योंकि यह मरीनर के लिए कोई विशेष यूज का नहीं है। ALRS हमारे यूज के लिए है, लेकिन वॉल्यूम 4 कोई विशेष यूज का नहीं है। इसमें सिर्फ मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन स्टेशन दिया हुआ है, पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन स्टेशन है, और यह मेट्रोलॉजिस्ट को चाहिए, क्योंकि उनको मिलेगा डाटा, अर्थात वेदर रिपोर्ट, लैंड स्टेशन दिस, उसका लोकेशन क्या है, लोकेशन यही ALRS वॉल्यूम से वह निकालेंगे, यह स्टेशन किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे है, कितना हाइट पे सिचुएटेड है, ताकि बैरोमीटर को एडजस्ट कर सके। तो यह चाहिए मेट्रोलॉजिस्ट को, लेकिन शिप पर भी ALRS वॉल्यूम चाहिए, इसलिए वॉल्यूम 4 भी दे देता है। और हम लोग भी एक तरह से समझिए मेट्रोलॉजिस्ट ही हैं, तो आप लोग खुश हो जाइए थोड़ा सा। तो ओरल में आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ यू विल करेक्ट ALRS वॉल्यूम 4। आप फटाफट आंसर करेंगे कि सर दिस इज करेक्टेड बाय वीकली नोटिस टू मरीनर सेक्शन 6, ओके, और उधर खटाखट आपका रिजल्ट निकालेंगे, ओके, जाइए नेक्स्ट टाइम। और जिनका भी ओरल रहता है, यह सभी लोग इंस्टीट्यूट में जाके, जो लाइब्रेरी रहता है, लाइब्रेरी में आप जाइए, ALRS ALL या जो भी मेन इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है उसको खोल के एक बार देख लीजिएगा, उसका पेज लाल है कि पीयर है कि हरियर है, कैसा है, डायग्राम भी अच्छा अच्छा बना रहता है, थोड़ा देखिएगा तो अच्छा लगेगा, और इससे सीखिएगा भी, और यही ओरल में मदद करेगा। और ऐसे हम कोशिश करेंगे कि एप्लीकेशन पर सॉफ्ट कॉपी डाल दें, कोशिश करेंगे, फिर चिल्लाइएगा मत, 2 दिन बाद चिल्लाने लगते हैं कि सर डाले नहीं। चलिए हम बता रहे थे ALRS वॉल्यूम 4, अच्छा यह तो बताना भूल ही गए, सी एरिया A4 में हम MSI, अर्थात MSI का पूरा नाम क्या होता है, ALRS वॉल्यूम 3 में MSI रहता है। MSI का पूरा नाम क्या है, मैरीटाइम सेफ्टी इंफॉर्मेशन। तो सी एरिया A4 में मैरीटाइम सेफ्टी इंफॉर्मेशन का सर्विस कैसे मिलेगा? चूंकि सी एरिया A4 में नेपटेक्स काम नहीं करेगा, वेदर फेसमाइल काम नहीं करेगा, इधर सेट सी भी काम नहीं करेगा, इनमर सेट सी जो है यह एरिया A1 A2 A3 के लिए ही है। तो A4 में क्या चलेगा, A4 में चलेगा HFNVDP, हाई फ्रीक्वेंसी नैरो बैंड डायरेक्ट प्रिंटिंग। आप लोग GMDSS में पढ़े होंगे, एरिया A4 के लिए यह इक्विपमेंट है। और जो एरिया A4 में काम करता है उसी पर 2 HFNVDP लगा रहता है। पूरा नाम क्या हुआ, हाई फ्रीक्वेंसी नैरो बैंड डायरेक्ट प्रिंटिंग। तो इसी से वह कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पर ALRS वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4 के बारे में पता चल गया होगा मोटा मोटी। वॉल्यूम 4 को थोड़ा सा और बता देते हैं। ALRS वॉल्यूम 3 है मैरीटाइम सेफ्टी इंफॉर्मेशन सर्विस।
किस एरिया में है, तो नेपटेक्स का कौन सा स्टेशन काम आएगा, कौन सा फ्रीक्वेंसी लगाएंगे, किस पर आपका स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आएगा, किस पर आपका लोकल लैंग्वेज में आएगा, फिर सेट सी का एरिया क्या है, वेदर फैसिमाइल सर्विस कहाँ कहाँ है, कौन कौन सा स्टेशन है, यह सारा चीज़ ALRS वॉल्यूम 3 से मिल जाएगा। तो वॉल्यूम 3 आप लोग खोलिएगा, और यह वेदर से ही कनेक्टेड था, इसीलिए वॉल्यूम 3 बता दिए। वॉल्यूम 4 भी कनेक्टेड है। वॉल्यूम 4 में वर्ल्ड का जितना भी मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्विंग स्टेशन है उसका डाटा है। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि कोडिंग में यूज होगा। कोडिंग में देखते हैं एग्जाम्पल में 43 लिखा रहता है, तो यह 43 कहाँ से आया? हो सके 42 लिख दे कभी, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसीलिए बता देते हैं। अभी हम आपको बताए थे WMO के मदद से पूरा वर्ल्ड एक दूसरा से कनेक्ट है वेदर के बारे में। वर्ल्ड में जहाँ जहाँ लैंड है उधर मेट्रोलॉजिकल स्टेशन है। अब WMO पूरा वर्ल्ड को बहुत सारा ब्लॉक में बांट दिया है। नंबर 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, 6 ब्लॉक, इसी प्रकार सारा वर्ल्ड को बांटे हुए हैं। और प्रत्येक ब्लॉक में बहुत सारा ऑब्जर्वेशन स्टेशन है। जहाँ जहाँ लैंड है ऑब्जर्वेशन स्टेशन है। हमारा लगता है इंडिया में ही लगता है 416 मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन स्टेशन है। प्रत्येक स्टेट में 8-10 है। और ऐसे एग्जैक्ट संख्या चाहिए आपको तो ALRS वॉल्यूम 4 खोल लीजिएगा। वॉल्यूम 4 में इंडिया में चले जाइएगा। इंडिया कहाँ मिलेगा अभी हम आपको बता रहे हैं। पूरा वर्ल्ड को बहुत सारे ब्लॉक में बांटा है। अब इंडिया, हमारा प्यारा भारत जो है, यह 2 ब्लॉक में पड़ता है। ब्लॉक नंबर 42 और ब्लॉक नंबर 43। यह जो हमारा प्यारा भारत है, लैटिट्यूड 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ के साउथ में जो भी स्टेशन है, या यूं कहें जो 20 डिग्री नॉर्थ वाला लाइन इंडिया से गुजर रहा है उसके साउथ में जो भी एरिया है उसको ब्लॉक नंबर दिया गया है 43। और लैटिट्यूड नंबर 20 डिग्री नॉर्थ के ऊपर में अर्थात नॉर्थ में जो एरिया है उसको नाम दिया गया है 42। और कैप्टन सुब्रमण्यम साहब के बुक में जब वेदर कोड करते हैं तो एक एग्जांपल देखते हैं, जो लैंड स्टेशन से रिपोर्ट है वहां पे 43 है। तो 43 मतलब यह लैंड स्टेशन इंडिया के जो 20 डिग्री नॉर्थ वाला लैटिट्यूड है उसके साउथ में सिचुएटेड है। और उसके बाद 3 डिजिट और है, तो यह बताता है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन स्टेशन का कोड। साउथ में बहुत सारा स्टेशन होगा तो सभी स्टेशन का 3 नंबर का कोड रहता है, 3 डिजिट का। तो यहाँ पर कुछ भी दे दिया 074 089 वाट एवर। तो 43 का मतलब इंडिया के 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के साउथ में ये वाला मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्विंग स्टेशन है। और स्टेशन का कोड क्या है? जो लिखा होगा, जो भी डाटा लिखा होगा, सॉरी, यहाँ पे जो डाटा लिखा होगा वही कोड है। और स्टेशन का नाम चाहिए तो हम इंडिया वाला में जाएंगे, अर्थात वॉल्यूम 4 के जो 43 वाला कोड होगा, बहुत सारा पेज है, ऊपर में ही लिखा होगा 10, 20, 30, 40, तो यह बताएगा ब्लॉक नंबर। आप पेज नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा, ब्लॉक नंबर पर ऊपर में एकदम रेड कलर में बोल्ड में लिखा रहता है और सीरियल वाइज है 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 30, उसके बाद आएगा 42, 43। तो 42 और 43 दोनों इंडिया के लिए है। और ध्यान रखिएगा इंडिया के बगल में यहाँ पे श्रीलंका है, तो श्रीलंका भी आता है 43 के अंदर। और इधर जो है मालदीव है, लक्षद्वीप के बगल में ही मालदीव है, तो मालदीव के लिए भी 43 ही है। जो छोटे छोटे कंट्री हैं उनको बड़े कंट्री के साथ अटैच कर दिया गया है, और जो एकदम बड़े कंट्री हैं उनको 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक में बांटा गया है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, इंडिया को 2 ब्लॉक में रखा गया है, 42 एंड 43। 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के नॉर्थ में 42 ब्लॉक और इसके साउथ में 43 ब्लॉक। और फिर इसमें बहुत सारा मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्विंग स्टेशन है, सबका अपना 3 डिजिट का कोड है। और हम लोग को विशेष वॉल्यूम 4 से कोई लेना देना नहीं है,
हाँ, कभी कभार कोई लैंड स्टेशन से वेदर रिपोर्ट आ गया, बाय द वे कोडिंग फॉर्म में वेदर रिपोर्ट आ गया, प्रेजेंट वेदर रिपोर्ट दिस, तो हमको पता तो चलना चाहिए किस लोकेशन का यह वेदर रिपोर्ट है। तो यह जो कोड दिया रहेगा उस कोड से हम कर लेंगे किस लोकेशन का है, और इसमें मदद करेगा वॉल्यूम 4। आगे वाला 2 डिजिट देखेंगे किस कंट्री का है, वॉल्यूम 4 में जाएंगे, अरे यह कंट्री है, इसका स्टेशन नंबर यह किस लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे है हमको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वेदर कोडिंग डिकोडिंग का जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था इससे आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो इसको हम यहीं पे रोक देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सीधे वेदर कोड पे ले चलेंगे और वेदर कोड को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वेदर कोड यदि आप 100% समझे रहिएगा तो टाइम काफ़ी कम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि कुछ लोग समझते कम हैं और इसमें कुछ ग्रुप ऐसा है जिसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। कुछ ग्रुप को तो सीधा सीधी आंसर मिल जाता है, लेकिन कुछ ग्रुप को समझना पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।